हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने निकट दृष्टि दोष का एक प्रश्न देखा था। फिर हमने अंत में दूर दृष्टि दोष का एक प्रश्न पढ़ा था आपको और छोड़ा था कि देखेंगे आप लोग समझेंगे। आज हम इसको हल कराएंगे। चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है, यानी दूर दृष्टि दोष का संशोधन हम कैसे करेंगे। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको दूर दृष्टि दोष हुआ है, उसका निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष का निवारण करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक रोगी है जिसका निकट बिंदु 1 मीटर है। दूर दृष्टि दोष का मतलब समझ गए। दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है, यानी वो 1 मीटर के पहले नहीं पढ़ सकता है। तो आपको बताना है कौन सा लेंस लगाएं और कितनी फोकस दूरी का। तो दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। इसका कारण है वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसका निवारण करने के लिए हमको उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस उपयोग में लाना होगा। वास्तव में उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति के निकट बिंदु n पर निकटतम वस्तु n डैश का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है इस दोष में, उत्तल लेंस जब हम लगाएंगे तो जो यहाँ बनना चाहिए प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब वो n पर बना देता है, आभासी प्रतिबिंब, और वो मनुष्य उसको स्पष्ट देख लेता है। क्योंकि मनुष्य यहाँ देख नहीं सकता, मनुष्य तो यहीं देख सकता है। ठीक है, तो जहाँ भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब वो वहीं पर बना देता है। तो ये इसका फिगर था। ये देखिए, आँख है, यहाँ पर जब अवतल लेंस लगाया तो दोष का निवारण हो गया। प्रतिबिंब यहाँ का जो आप n डैश का आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर बना देता है। इस प्रकार यदि वस्तु का प्रतिबिंब उसके दृष्टि के निकट बिंदु 1 मीटर पर बनता है तो वह 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। इस तरीके से हो जाता है कि वो यहाँ पर इसको पढ़ लेगा। ठीक है, तो चश्मा करेगा क्या, आँख थोड़ी नहीं सही करेगा। चश्मा क्या करेगा, जहाँ पर वो देख सकता वहीं पर उसको संशोधित करके ला देगा। इस प्रकार यदि वस्तु का प्रतिबिंब उसके दृष्टि के निकट बिंदु 1 मीटर पर बनता है तो वह 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। यानी वस्तु की दूरी u को -25 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी 100 मीटर पे, जहाँ वो देख सकता वहाँ पर प्रतिबिंब बना दिएगा। ठीक है, अब वस्तु को पढ़ने के लिए कहाँ रखेगा, 25 सेंटीमीटर पे ही तो रखेगा। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो u बराबर -25, v बराबर -1 मीटर, 100 सेंटीमीटर मतलब। फोकस दूरी f निकालना है। सूत्र लगाया 1/f बराबर 1/v - 1/u। v की जगह पर -100, u की जगह पर -25। इसको अब हम जरा आप देखिए, नीचे वाला माइनस ऊपर चला गया और 2 माइनस से प्लस हो गया, तो -1/100 प्लस 1/25। अब हमने एलसीएम ले लिया, 100 एलसीएम आया। इस 100 से इस 100 को भाग किया, एक बार गया तो जो आया उसका ऊपर गुणा -1, 25 चौके 100, 4 एकम 4, तो -1 प्लस 4/100। 4 में से 1 गया, 3/100 हो गया। तो फोकस दूरी आपकी f निकालना है, तो 1/f 3/100, तो f बराबर, इसको भी हमने उल्टा कर दिया, दोनों को हमने उल्टा कर दिया, तो f बराबर 100/3, तो 33.33 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाती है। तो इसका कारण है नेत्र की पक्षमाभी मांसपेशियां एक निश्चित सीमा के बाद सिकुड़ने में असमर्थ हो जाती। ठीक है, अब इसको अधिक से अधिक, कम से कम जो सिकुड़ेगी ये जो पक्षमाभी मांसपेशी,
तो एक निश्चित सीमा के तक ही सिकुड़ती, उसके बाद वो नहीं सिकुड़ती है, इसलिए और पहले की वस्तु को आप नहीं देख पाते हैं। अगला है 9th नंबर प्रश्न है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी हम आँख के सामने अगर वस्तु को रख के उसको थोड़ा दूर पे रख दें तो नेत्र में प्रतिबिंब की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, प्रतिबिंब दूरी सदैव एक समान रहेगी। वस्तु को आप कहीं भी रखिए, क्योंकि आप देखते हैं दूर की वस्तु को भी देख लेते हैं, पास की वस्तु को भी देख लेते हैं। प्रतिबिंब तो फोकस कहाँ पर होगा, रेटिना पर। तो प्रतिबिंब दूरी सदैव एक समान रहेगी, क्योंकि जैसे ही हम वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं वैसे ही नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को इस प्रकार समायोजित कर लेगा कि प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन कह रहा है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इसको हमने 2 दिन पहले पिछले कुछ वीडियो में हमने आपको बताया था, क्योंकि तारे जो हैं बहुत दूर स्थित हैं। दूर स्थित तारे हमें प्रकाश बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होते हैं, क्योंकि तारों से आने वाला प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है। अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आँखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकता हुआ दिखता है तो कभी धुंधला प्रतीत होता है। इसी को तारों का टिमटिमाना कहते हैं। प्रश्न संख्या 11, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ये भी हमने आपको उस वीडियो में बताया था। देखिए, ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी से ज़्यादा समीप होते हैं, जिसके कारण उन्हें प्रकाश का बहुत बड़ा स्रोत मान सकते हैं तथा हम ग्रह को बहुत छोटे छोटे बिंदु आकार के प्रकाश स्रोतों का एक संग्रह भी मान सकते हैं। इस प्रकार सभी सूक्ष्म प्रकाश स्रोतों से हमारी आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होता है। अगर हम बात करें औसत मान की बात करें, जो कुल परिवर्तन हुआ वो लगभग नहीं के बराबर होता है, उसको हम लगभग 0 कह सकते हैं, जिस कारण से टिमटिमाने का प्रभाव खत्म हो जाता है और ग्रह हमको टिमटिमाते हुए नहीं प्रतीत होते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 12। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। देखिए, प्रकीर्णन वाला जो कारण है ये है नहीं कोर्स में, लेकिन तब भी हम बता देते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के पास होता है, जहाँ से आने वाले प्रकाश को वायुमंडल की मोटी परतों से गुजरना होता है। जैसे जब दिन के समय होता है, सबसे ऊपर होता है तो कम परतों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन जब बिल्कुल सामने होगा, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज होगा, तो अधिक उसको परतों से गुजरना होगा तथा अपेक्षाकृत अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। नीले तथा कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है। यानी कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है किसका, नीले प्रकाश का, और सिर्फ अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश जैसे लाल रंग, ठीक है, वही बचता है, वही हमारी आंखों में पहुंचता है और सूर्य हमको रक्त की तरह लाल प्रतीत होता है। कहने का मतलब समझ गए कि सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के पास होता है और उसको वायुमंडल में अधिक मोटी परतों से गुजरना होगा, जिस कारण से नीले रंग और कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अधिकांश भाग प्रकीर्णित हो जाएगा, यानी उसका प्रकीर्णन हो जाएगा। बचेगा कौन सा, अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश, जो कौन है, लाल है। इसलिए आपको सूर्योदय के समय सूर्य रक्त की तरह लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखता है। अब देखिए, आकाश का नीला रंग पृथ्वी पर स्थित वायुमंडल के सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला इसलिए दिखता है क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि वे बहुत ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता। कौन, अंतरिक्ष यात्री वायुमंडल के बहुत ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं।
और वायुमंडल नहीं है तो क्या मतलब है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, परिणाम स्वरूप प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और आकाश जैसा है वैसा काले रंग में दिखाई देता है आपको। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपका अध्याय 11 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार समाप्त होता है। ठीक है, इसके नोट्स भी हम आपको दे चुके हैं। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों, आज यहीं तक।